हेलो गाइस। आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है महासागर जल संचलन। दोस्तों, आपने कभी विचार किया है कि जिस तरह से हमारी नदियाँ हमारे भूखंड पर बहती हैं, क्या वैसे नदियाँ क्या सागरों में बहती हैं? कितनी किलोमीटर की लंबाई होती है उनकी? आखिर हमारे विस्तृत भागों में जल का स्तर क्यों ऊंचा होता है? तो जल गर्म होता है तो कैसे होता है? आखिर जल की धाराओं से हमें वर्षा कैसे प्राप्त होती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज्वार भाटा आने से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? उससे क्या फायदा होता है? और ये ज्वार भाटा आता कैसे है? तरंगे क्या होती हैं? इन सारी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे, जो आपकी यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, अन्य किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पैरा टॉपिक को। जैसा कि इसमें दे रखा है महासागरीय जल संचलन। ठीक है, देखिए, महासागर के जल का चलना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और घूम करके देखेंगे कि जैसे हमारा जल यहाँ से चला, चल के घूम के इसी जगह पर आ गया। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम इसमें जानेंगे। देखिए, महासागरीय जल इस तरह न होकर गतिमान है। आप ध्यान रखिए, अगर इस टाइम बन भी जाता है, किसी को ना पता हो कि भाई महासागर जल इस तरह रहता है, इस तरह नहीं रहता, वो गतिमान रहता है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा वायुबल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागर जल को गति प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? ये गति प्रदान करते हैं। जितना जल आपका घनत्व में अधिक होगा, उतना क्या होगा, उतना उस चलायमान है ना, जो उसका संचलन, वो कम होगा। ठीक है, तो इसी सब देखेंगे, सूर्य, चंद्रमा तथा वायु, ये इनके जल को, महासागर जल को चलायमान करते हैं, संचलन करते हैं। जैसे तापमान हो गया, खारापन हो गया, तो ये भी इसको प्रभावित करते हैं। महासागर जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। क्षैतिज जैसे आपकी बेंजुला धारा हो गई, कनारी जल धारा हो गई, तो आपकी क्षैतिज जल धारा हो गई। ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे आपके ज्वार आ गया, भाटा आ गया, है ना, ज्वार भाटा आना, ये आपकी ऊर्ध्वाधर हो गई। महासागर धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। ये बात है इसमें। अब देखिए, महासागर धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है। बहुत बड़ी मात्रा में, एक निश्चित दिशा में, 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार किलोमीटर की दूर में ये चलती हैं महासागरी धाराएं। ठीक है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। कैसी क्षैतिज गति? ऊपर क्षैतिज। धारा में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता। धारा में क्या होता है? धारा में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, फ्लो करेगा, लेकिन ये आपकी जो तरंगे हैं, इनमें जल की गति नहीं होती है। ये ध्यान रखना आप लोग, तरंगों में जल की गति नहीं होती। ठीक है, लेकिन तरंगे के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। तरंगे क्या करती हैं? आगे बढ़ती रहती हैं। तो आपने देखा है, जैसे आप किसी तालाब के पास खड़े हो तो आपको पानी यूं चलता हुआ दिखता है, यूं करके, है ना, लग रहा है ये चल रहा है, चलता हलता है ना, ये वो उसी जगह रहता है, लेकिन आपको लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उसमें हवा टकराती है। अगर आप कहीं तालाब या पोखर के पास खड़े होंगे, आप रियली प्रैक्टिकल ले लीजिए अपने आसपास के क्षेत्र का, तो आप उसे देखेंगे तो क्या लगता है? मान चलो आपने कोई तालाब में, शांत तालाब का जल है मान लीजिए, अगर आपने उसमें कोई पत्थर डाल दिया तो वो ऐसे चलने लगता है होकर के ना, तरंग से आती है। तो क्या उससे आपका जल बहता है? बताइए, फ्लो करता है क्या? नहीं, तरंग है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों में, समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागर जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। कितने बार? 2 बार। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अधः स्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अवप्रवाह महासागर जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए, तरंगे क्या होती हैं? तरंगे तरंगे वास्तव में ऊर्जा है। क्या है? ये तरंगे ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं।
ठीक है, ये बात है। मतलब ये महासागर सतह की गति के आर पार गति मतलब ये कहने मतलब ये है कि जो तरंग है ये हमें ऊर्जा है, जल नहीं है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं, ये छोटे वृत्ताकार गति में, ऐसे यूं करके, ठीक है, यूं करके ऐसे गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, क्या करती है? ऊर्जा, जिससे तरंग उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं। किसमें? महासागर में गति करती है, ये बात सही है। तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। इससे जैसे आप किसी शांत जल के पास खड़े हैं, जैसे मान लो तरंग चलती आ रही है, जैसे आप खड़े हो तालाब के किनारे खड़े हो, तो आपको ये लगेगा हाँ तरंग आई, यहाँ से आगे खत्म हो गई। जैसे आप खड़े हो, आप तालाब में भीतर तो घुसोगे नहीं, बाहर खड़े होकर देखोगे आप लोग, तो जैसे आपको तरंग दिखेगी तो आपको लगेगा हाँ यहाँ तक आई, खत्म होगी वो। ये उन्होंने बात कर रखी है, पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया महासागर का। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्तर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है, गति कम हो जाएगी। जैसे ही तरंग महासागर तट पर पहुंचती है तो उसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य, मतलब चलते हुए जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है। ये क्यों होता है? जो जल चलता है उसमें घर्षण होता है, ठीक है। जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है, जिससे हमारी तरंग दैर्घ्य, जैसे मान चलिए ये है, ये सुरंग होगी हमारी, ये सुरंग है ना, ये गर्त हो गई, और यहाँ से तो क्या हो गई हमारी तरंग दैर्घ्य हो गई है ना, तरंग दैर्घ्य लेमड़ा बोलते हैं। ये बोल रहे हैं इस तरंग दैर्घ्य के आधे के बराबर गहराई होती है इसकी, आधे के बराबर, ठीक है ना, ये बात है। तो तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाते हैं। मतलब जबकि इनकी गहराई तरंग दैर्घ्य के आधे से, जिस तरंग दैर्घ्य ना ये तरंग, इसके आधे के बराबर जिसकी गहराई होगी तब ये तरंग टूट जाती हैं। पूरी हो तो चल रही है वो, ठीक है। तभी तो आप देखेंगे महासागर के किनारे, आप यहाँ खड़े हो तट किनारे, आप देखेंगे तट किनारे ये आपकी तरंगें समाप्त हो जाती है, टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी गहराई अब कम हो गई, आधे से कम हो गई, इसलिए। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती हैं। हाँ, खुले महासागरों में तरंगें जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अब इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इनको ऊर्जा मिलती है वायु से। जितनी तेज आपकी वायु चलेगी उतनी ही तेज आपकी तरंगों की गति होगी। ऐसे लहराती हुई आपको दिखेगी। देख लो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो आपको तरंगें चलती हुई दिखेंगी पानी में, है ना, वैसे ही। अधिकतर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कहां पर? वायु की जल की विपरीत दिशा में गति उत्पन्न होती है। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती हैं तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है। क्या होता है? इनका आकार बढ़ता जाता है। आगे देखिए, जब तक इनके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं बन जाते, तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगें हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं सागरों में, ठीक है ना। देखिए, एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। तरंग का आकार कितना है, उसकी आकृति कैसी है, ये क्या करती है? ये उसकी उत्पत्ति दर्शाती है, ठीक है। युवा तरंगें अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है। कैसी? ढाल वाली, ऐसे जो करके ना, ये ढाल वाली होती है युवा तरंगें। और इनके ही बीच में हमारा जल ऐसे गति करेगा, देखिए गति करके वापस हो जाएगा वहां पर, उसी जगह पर। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है ना। तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है। संभवतः दूसरे गोलार्ध में तरंगे के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रभावमान है, ये सारी चीज इसमें डिपेंड करती है। अब वही देखिए, ये हमारी सुरंग है ना, और ये हमारी गर्त हो गई। अब देखिए इन्होंने कितने कठिन शब्द लिखे हैं। सुरंग को लिखा है इन्होंने, क्या मालूम है? शीर्ष पतन लिखा है, और गर्त को लिखा है ना द्रोण का उभार, ठीक है। ये दाहिनी और प्रगामी तरंगे, देखिए शीर्ष पतन मतलब शीर्ष नीचे बैठ रहा है,
तरंगों की गति एवं जलीय अणु इसके दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, थोड़ा देख लेते हैं तरंगों की विशेषताएं। क्या? तरंगों की विशेषता देखेंगे। देखिए, तरंग शिखर एवं गर्त, वेव, क्रस्ट एंड थ्रो। देखिए, एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। शिखर एवं गर्त, एक तरंग का उच्चतम एवं निम्नतम बिंदु, जैसे हमारी एक तरंग है, जैसे हमारी तरंग ये गई और ऐसे गई, यो करके हो गई, तो ये हमारा उच्चतम बिंदु हो गया और ये हमारा निम्नतम बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये उच्चतम बिंदु को, एक तरंग के उच्चतम बिंदु को और निम्नतम बिंदु को क्रमशः शिखर करके, इसको हम शिखर कहेंगे, इसको शिखर कहेंगे, इसको हम गर्त कहेंगे, ठीक है। तरंग की ऊंचाई, वेव हाइट, देखिए यह एक तरंग के गर्त के अधः स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर, देखिए यहां से लेकर के, मैं इसको थोड़ा सही बनाता हूं तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, तो मैं आपको थोड़ा सही बनाते दिखाता हूं, ठीक है ना। देखिए, मान चलो ये हमारी रेखा है, ऐसी तो होती है। ये हमारी उच्चतम बिंदु हो गया, ये हमारा निम्नतम बिंदु हो गया, ठीक। उच्चतम बिंदु को उन्होंने शिखर कहा है। क्या? शिखर। इसको कहा है गर्त, गर्त, ठीक है ना, गर्त कहा है। और तरंग की ऊंचाई देखिए, ये एक तरंग के गर्त के आधा स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है, शिखर के ऊपरी भाग तक ऊर्ध्वाधर दूरी, ठीक है। तरंगायाम, यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग की ऊंचाई का आधा मतलब इतना मान लीजिए, ठीक है, इतना से लेके इतना तरंगायाम, ठीक है। तरंगकाल, तरंगकाल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल होता है। तरंगकाल एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित, देखिए एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल, दो शिखरों, या देखो ये हो गया ना, ये शिखर, ये शिखरों के बीच का, ये शिखर, एक ही शिखर, इसके बीच क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा तरंग आयाम। क्या? तरंग आयाम। क्योंकि देखिए ये हमारे दो सुरंगों के बीच की बात कर रहा है, ये सुरंग हमारा ये हो गया, एक सुरंग हमारा ये हो गया, इनके बीच की दूरी क्या होगी, तरंग आयाम। तरंग काल, ये ये तरंग आयाम क्या होता है, ये तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग आयाम होता है तरंग की ऊंचाई का आधा, मतलब ये तरंग की ऊंचाई है, ये ऊंचाई हमारी यहाँ तक है, इसकी आधी दूरी, आधी ऊंचाई क्या होगी हमारी, तरंग आयाम होगी। क्या? तरंग आयाम। और तरंग काल हो गया क्या, हमारे दो शिखर के बीच की दूरी, दो शिखर के बीच की दूरी तरंग आयाम हो गया, तरंग आयाम, ठीक है। तरंग आयाम तरंग काल हो गया, ये उसको बोलते, देखिए तरंग आयाम यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। जैसे तरंग हमारी ऊंची, ये ऊंची हो रही है इतनी, ठीक है, और इसकी ऊंचाई का आधा इतना, क्या होगा हमारा, ये तरंग आयाम होगा। तरंग काल, ये हमारे दो सुरंग हो गए, ये सुरंग और एक सुरंग, ये इसके बीच की दूरी क्या होगी, तरंग काल। तरंग धैर्य, यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षेत्रीय दूरी होती है, तरंग धैर्य, ठीक है। तो ये हमारा दूरी जो इसमें देखिए, जैसे हमारा ये है, ये हमारा ये गर्त हो गया, ये गर्त हो गया, ठीक है। अब देखिए इस गर्त और इस गर्त के, ये गर्त में इसे सुरंग बोलेंगे, क्या सुरंग बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सुरंग। एक मिनट रुकिए, मैं इसको दोबारा से सही करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत पड़ रहा है। देखिए ये है, ये ठीक है, ये हमारा सुरंग हो गया, सुरंग, सुरंग, ठीक है। इस सुरंग के बीच की दूरी, इस सुरंग के बीच की दूरी, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गई अच्छी दूरी, इसे बोलते तरंग धैर्य लैम्बडा। अब इसके और इसके, इस तरंग, इस सुरंग के बीच की दूरी, इस सुरंग के बीच की दूरी में लगने वाला समय क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा तरंग काल। क्या होता है, तरंग काल, ठीक है। तरंग गति, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नोट में मापा जाता है। किसे? नोट में। तरंग गति को किसे मापते हैं? नोट में, नोट में मापते हैं। तरंग आवृत्ति, यह एक सेकंड के समयांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। क्या? तरंग आवृत्ति।
जो इस चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या, ज्वार भाटा। देखिए, चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। समुद्र का स्तर ऊपर होगा और वो फिर पुनः नीचे होगा। ये होता क्यों है? सूर्य और चंद्रमा की वजह से, इनके आकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी जल यानी जो सागर का जल है वो ऊपर उठेगा और फिर नीचे गिरेगा। इसे बोलते क्या? ज्वार भाटा। जलवायु संबंधी प्रभावों, वायु एवं वायुमंडल दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को मोहरिंग कहा जाता है। देखिए, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे वायुमंडलीय या वायु दाब में परिवर्तन होता है, जैसे वायु दाब में परिवर्तन हो गया, वायुमंडल दाब में परिवर्तन हो गया, तो जैसे जैसे सागर जल ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, उसे हम बोलते हैं मोहर में। क्या बोलते हैं? मोहर में। तो मोहर में आपका ज्वार भाटा जैसे ही होते हैं, लेकिन ये ज्वार भाटा नहीं होते। मोहर में ज्वार भाटा नहीं होते। ये मोहर में बनते कैसे हैं? ये बनते वायु में कोई चेंजेस हो जाए, वायुमंडल में कोई चेंजेस हो जाए, ठीक है, वायुमंडल में अब जब ये आपका वायु दाब है उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, तब आपके मोहर बनते हैं। ये उनका भी जल स्तर ऊपर उठता है गिरता है, ऊपर उठता है गिरता है, लेकिन ये ज्वार भाटा नहीं होते। ज्वार भाटा आपके होते हैं सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति की वजह से, ठीक है ना, ये बात है। मोहर में ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप में अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवर्ती परिणाम तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसलिए इसकी मोहर में का अध्ययन करना जटिल है, क्योंकि इसकी आवृत्ति अलग होगी, है ना, हर उसकी ऊंचाई अलग होगी, इसकी तरंग दैर्घ्य इसकी अलग होगी, ये बात है। अब देखिए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। किसकी? सागर की, ठीक है। दूसरा कारक अपकेंद्री बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारी है ना, और ये हमारा सूर्य है, और ये चंद्रमा है। सारी बातें आप यही समझ लेना, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। अब देखिए, ये इसका आकर्षण शक्ति है चंद्रमा की, और इसी चीज में क्या है? हमारा सूर्य भी है। अब दोनों शक्तियां चंद्रमा की और सूर्य की बराबर एक सीधी रेखा में है ना, तो पृथ्वी पर ये ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है। तो जल देखिए इधर ऊपर की ओर उठ गया। ये क्या हो गया? ये जल ऊपर की ओर उठ गया पृथ्वी का। लेकिन ये तो ऊपर उठ रहा है, लेकिन इसकी विपरीत साइड में यहां पर ये जो उठ रहा है ना जल, ये जल उठ रहा है, ये पृथ्वी अपने बैलेंस के लिए ये अपकेंद्री बल लगाती है। क्या? अपकेंद्री बल लगाती है, जैसे विपरीत दिशा में ये इधर जा रहा है, तो पृथ्वी अपने विपरीत दिशा में सूर्य की तरफ से जो भी आकर्षण शक्ति प्राप्त हो रही पृथ्वी को, जैसे सागर का जल ऊपर उठ रहा है, इसके विपरीत दिशा में पृथ्वी अपकेंद्री बल लगाती है, जिससे पृथ्वी का बैलेंस बना रहे। और शेष इन भागों क्या होता है? इन भागों में जल नीचे बैठा होता है, ठीक है ना, जल नीचे बैठा होता है। लेकिन ये जो विपरीत दिशा में, ये सामने आमने, ये जल जैसे सूर्य इधर खींचेगा तो पृथ्वी इधर बल लगाएगी बैलेंस के लिए, ठीक है। तो ये बात है, दो परिणामी ज्वारीय उभार, ये बात है, ठीक है। जैसे ये सूर्य और चंद्रमा इसके ऊपर पृथ्वी पर जैसे आकर्षण बल लगाते हैं, तो इसमें ज्वारीय उभार आता है, जल इतना ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो देखिए, ज्वारीय उभार में जैसे अब जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया है, अब जैसे अपकेंद्री बल ये हो गया है ना, जैसे पृथ्वी ने सूर्य चंद्रमा ये फोर्स लगाया, चंद्रमा और सूर्य ने पृथ्वी पर फोर्स लगाया, तभी तो ज्वार उत्पन्न हुआ, ठीक है। लेकिन पृथ्वी अपने बैलेंस के लिए अपकेंद्री बल लगाती है विपरीत दिशा में। देखिए, ये लगाया उन्होंने, तो उन्होंने एक डायग्राम को अलग छाप दिया उन्होंने, ठीक है, और फिर उन्होंने लास्ट में एक ही बता दिया, हाँ ये होता है। तो ये बात है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्री बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है, ठीक है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर हैं, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। देखिए,
ये बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सूर्य है हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ के आसपास की दूरी है ना, और हमारा चंद्रमा लाखों किलोमीटर दूर में है। तो आप देखेंगे चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की अपेक्षा देखो होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा आधा होता है। क्यों होता आधा? क्योंकि सूर्य हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर लाखों किलोमीटर दूर है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक मात्रा पड़ता है। जब चंद्रमा पृथ्वी पर सतह पर संपर्क में आता है सागर की तरफ, तो उसका जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल उस सागर को अपनी तरफ खींचता है तो वहां पर ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात कही। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके सूर्य से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक लगता है, ये कहने का मतलब है। अगर चंद्रमा का लगेगा 1 तो सूर्य का लगेगा 1/2 यानी आधा। ये ध्यान रखो आप लोग। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसमें ये हो रहा है, हम आपको फिर एक बार समझा दें। देखिए, जैसे कि देखिए मैं तो समझाऊँ आपको। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा चंद्रमा है। ये क्या है? चंद्रमा है। और ये हमारा सन है, सूर्य। अब ये इन पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, लग रहा है इनके ऊपर। अब ये सागर भरा हुआ है, इस पर जल भरा हुआ है, ठीक है, जल। तो ये जल इधर खिसकेगा इसकी तरफ यो करके, देखिए ये ऐसे, ठीक है। ये इस साइड उठ जाएगा सागर, इसकी चंद्रमा की तरफ, और इसके विपरीत दिशा में भी ऐसे उठेगा। क्यों? क्योंकि ये जल इधर जा रहा है, तो पृथ्वी इस साइड में विपरीत दिशा में अपकेंद्र में लगाती है, जिससे पृथ्वी का बैलेंस बना रही है। आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये ज्वार होता है, और उसके साइडों में यहाँ जल कैसा संत होता है, यहाँ होता है भाटा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने यहाँ बताया था, ये वो हमने आपको यहाँ फिर से दोबारा बता दिया, ठीक। और इसलिए यह बल चंद्रमा की और ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है, तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है। वही बात बता दी जो मैंने आपको अभी बताई है। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। अब देखिए, उन्होंने कनाडा में फंडी खाड़ी के ज्वार भाटा के बारे में उन्होंने बता दिया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोसिया, है ना, में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। कितने? 2 उच्च ज्वार आएंगे और 2 निम्न ज्वार आएंगे। आप ध्यान रखिए थोड़ा। तो दोस्तों, इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करते चले, ठीक है, उनको भेजते रहें। और उन्हें बताए, देखिए कि नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपके, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। या कोई 11वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, तो ये आपको उनको भेजिए। क्योंकि भाई देखो, बिना एनसीईआरटी पढ़ करके आप यूपीएससी में जाना या कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम देना, तो फिर वो इतना आपको अच्छा लाभकारी नहीं होगा। इसलिए आप हमारे साथ रह करके इसे 1-2 बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। लगभग 24 घंटे का समय अंततः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है, ठीक है। कितने? 6 घंटे के भीतर। अनुमानतः आप देखिए, ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर की ओर उठता है। कितना? 4 सेंटीमीटर। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री किनारे पहुंचे, जो प्राय वहां होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहां हैं, तब आप पाएंगे कि जहां से आपने शुरू किया था वह पहुंचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। तो उन्होंने एक अपना एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब देखिए, जहां महाद्वीप मंगन तट की बात आ रही है, किसकी? मंगन तट की। जहां महाद्वीप मंगन तट मतलब जो महाद्वीप का क्षेत्र जो जल से कैसे हैं? डूबे हुए हैं, पर वो ज्यादा गहरे नहीं है, वो होते महाद्वीपीय मंगन तट। जहां महाद्वीपीय मंगन तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं, वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। मतलब वहां की देखिए, सागरों में जो सागर है ना, बीच में तो सागर बहुत गहरा होगा, लेकिन जहां महाद्वीप मंगन तट की बात हो रही है, तो वो सागर इतना गहरा नहीं होगा। तो आपके ज्वार जो होते हैं ना, वो आपके महाद्वीप मंगन तट पर अधिक ऊंचे होते हैं। ये बात कह रखी है, क्योंकि वो गहराई तो कम होता है ना, इसलिए जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागर द्वीपों से टकराते हैं, तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है।
तटों के पास ज्वारनद व खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करते हैं। यह बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। शंकुआकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारनद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारी धारा कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा, देखिए ज्वार भाटा के प्रकार, ज्वार भाटा के प्रकार देखिए, ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। किस स्थान पर कैसे ज्वार भाटा आ रहे हैं, किस समय पर आ रहे हैं, उसकी दिशा क्या है, गति क्या है, ये सारे आपके ज्वार भाटा के प्रकार को दर्शाते हैं। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, ज्वार भाटा है ना, तो ज्वार भाटा उनकी बारंबारता, एक दिन में 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये बात है। अब देखिए, आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा, देखिए अर्धदैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार मतलब यह सबसे सामान्य ज्वारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 तो ऊंचे आएंगे और 2 नीचे आएंगे, मतलब ऊंची गति वाले, मतलब उच्च, जहां सागर जल ऊंचा उठे तो 2 उच्च आएंगे और 2 निम्न आएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती हैं। कैसी? अगर 2 लगातार उच्च आ रही हैं या फिर 2 लगातार निम्न आ रही हैं, कंटिन्यू 2 लगातार आ गई, फिर जैसे पहली आ गई फिर दूसरी आई, तो दोनों लगातार आ रही हैं, तो या तो वो ज्वार एक समान उच्च होंगी या फिर वो नीचे होंगी, कल उनका नीचा होगा। ये बात कही है। दैनिक ज्वार, इनमें प्रतिदिन केवल एक उच्च व एक निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। अब एक उच्च आ रहा है तो एक निम्न आ रहा है, तो इनकी ऊंचाई समान होती है। ठीक है। मिश्र ज्वार, ऐसा ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, इनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, उसे मिश्र ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा, किसकी? सूर्य की, चंद्रमा, पृथ्वी की स्थिति पर कैसे ज्वार भाटा आते हैं, क्या स्थिति देखिए। उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। कितना ऊंचा उठेगा, कितना नीचे उठाएगा, ये आपकी स्थिति निर्भर करती है सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर। ठीक है। बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, बृहत ज्वार, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की अपेक्षा 2 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। इनके बृहत ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। ठीक है। देखिए, जैसे आपकी ये सूर्य, ये आपकी हो गई, ये आपका मून हो गया, चंद्रमा, ये सन हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो तीनों एक ही रेखा में तो हैं, तो आपका ज्वार बृहत ज्वार आएगा, मतलब बृहत बड़ा ज्वार आएगा। या मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी, और मैं थोड़ा मिटा करता हूँ, है ना, जगह थोड़ी कम बढ़ती है। देखिए, इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए ना। देखिए, ये पृथ्वी हो गई, ये सन हो गया, ये आपका मून हो गया, तो आपके क्या है, ये आपके तीनों एक साथ हो गए, एक रेखा में हो गए, तो क्या होगा, आपका बृहत ज्वार होगा, क्योंकि जो इनका गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो एक सीधी रेखा में लग रहा है। कैसे? एक सीधी रेखा में। ये बात है। अब देखिए, निम्न ज्वार, सामान्यतः बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। देखिए कितना, 7 दिन का, 7 डेज। ठीक है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होता है। यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकतम निकट है। ठीक है। ये देखिए, इन्होंने दे रखा है, जैसे आपकी ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपका चंद्रमा हो गया, और ये आपका सन हो गया।
मून सन। अब ये आपके समकोण पर है, 90 डिग्री एंगल पर। तो आप देखेंगे कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है चंद्रमा का, वो इस पर अधिक पड़ता है पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा। सूर्य का पड़ता आधा, तो चंद्रमा पड़ेगा एक। क्यों पड़ेगा? क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के नजदीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से दूर है, इसलिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये बात यहां पर लिख दिया। देखिए, महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिसे हम बोलते हैं उपभू, असमान रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। कैसे? उच्च होंगे और निम्न होंगे। उपभू पास है ना, उपभू। इस दौरान ज्वारी क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपभू पर होता है, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई में कमी होती है। देखिए, इसको भी समझ लो थोड़ा, तो थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है, तब समझाता हूं आपको। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब चंद्रमा हमारी पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। वो लगाता है ऐसे, परवलयाकार। ठीक है। अब देखिए, मान चलो, थोड़ा सही करता हूं। अब देखिए, मानो चंद्रमा हमारा यहां पर है और यहां पर है, तो ये जो दूरी होगी इसे बोलते हैं अपभू। अपभू मतलब चंद्रमा पृथ्वी से दूरी पर है, अपभू। अपभू, ठीक है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है उसे बोलते हैं उपभू। उपभू, उप मान छोटा है ना, मतलब छोटा, सहायक, तो मतलब हम बोलते हैं छोटी दूरी, उपभू हो गई, उपभू। तो जब चंद्रमा आप देखेंगे पृथ्वी के नजदीक होता है, मतलब उपभू की स्थिति में होता है, तब पृथ्वी पर ज्वार अधिक मात्रा में होता है, उपभू स्थिति में। लेकिन जैसे चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर होता है, वो स्थिति होती है अपभू। अपभू है ना, तो उस स्थिति में चंद्रमा पर लगाया गया बल का मान कम होता है, और उस समय देखेंगे कि वो ज्वार भी कम मात्रा में होता है। ये उन्होंने ये बात कही है। ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, उपसौर, प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असमान रूप से अधिक न्यून होते हैं। ये बात उन्होंने समझा दी ऐसे ही। ठीक है। न्यूनतम मतलब जब सूर्य और चंद्रमा की, ये इसकी सूर्य की और पृथ्वी दूरी न्यूनतम होती है, जैसे मान चलो, इसको मैं यहां बता देता हूं। जैसे आपका ये आपकी, जैसे कि ये सूर्य है, ये सुन सन है ना। अब आपकी पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाएगी यूं करके, पृथ्वी आपकी यहां पे आ गई, एक यहां पर है, अर्थ है ना, अर्थ। तो जैसे पृथ्वी सूर्य के पास होती है, उसे बोलते हैं उपभू, या उसे बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और जैसी पृथ्वी चंद्रमा के दूर होती है, ये जैसी पृथ्वी आपकी सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर होती है, उसे बोलते हैं क्या? अपसौर। क्या? अपसौर। तो ये बोल रहे हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, तो उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असमान रूप से अधिक न्यून होते हैं। उच्च उच्च ज्वार आएंगे और निम्न ज्वार आएंगे 3 जनवरी को। तो आपके उपसौर होता है कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को होता है उपसौर, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, मतलब अपसौर की स्थिति में, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई की बात हो रही है, तो 4 जुलाई को आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। वही बात है, जो पास में है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, तो आपका ज्वार अधिक मात्रा में आएगा। दूर है तो उसका बल कम होगा, तो ज्वार भी कम आएगा। यही बात है। तो ये कर रखा है 4 जुलाई। कहाँ? 4 जुलाई को आप देखेंगे सूर्य और पृथ्वी बीच की दूरी अधिक होती है 4 जुलाई को। ठीक है। तो उस समय आपके ज्वार भाटा भी कम आते हैं, मतलब कम ऊंचे आते हैं। ये बात है। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार, ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है, भाटा कहलाता है। जैसे जल ऊपर उठा, जल ऊपर उठा, ज्वार हो गया। जल ऊपर उठा जैसे नीचे गिरता है, तो उसे बोलते हैं भाटा। क्या बोलते हैं? भाटा। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है, उसे वहाव या बाढ़ कहा जाता है। अब जैसे ज्वार ऊपर चढ़ेगा तो इसे बहाव बोलेंगे, या फिर उसे बोलेंगे बाढ़ आ गई, बाढ़ है, क्या आ गई, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ बोलते हैं उसे हम। अपने यहाँ नहीं, सागरी बात हो रही है। ठीक है। ज्वार भाटा का महत्व देखिए, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर, चूंकि देखिए पृथ्वी
इसका थोड़ा महत्व जान लेंगे, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है। क्या? ज्वार की उत्पत्ति का कारण है। और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। कैसे करता? देखिए, नौ संचालन मतलब जो नाव चलाते हैं। ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व कैसे? ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोतासरे पर एवं ज्वारामुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोतासरे में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वारामुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी ज्वारों का इस्तेमाल विद्युतीय शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जैसे कनाडा में, फ्रांस में, रूस में, चीन में हो रहा है। कनाडा में, फ्रांस में, रूस में, चीन में ज्वार भाटा से आप देखेंगे बिजली बनाई जा रही है, बिजली, है ना। तो देखिए, जैसे ही मान चलो कि जैसे आपको जहाज लेके आना आपके समुद्र किनारे, आप कोई किनारा है, कोई बंदरगाह है, अगर वहाँ पर पानी कम है तो भाई जहाज पानी कम है वहाँ तो आ नहीं पाएगा, फिर आप वेट करेंगे 15 दिन का। जब ज्वार भाटा आएगा तो वहाँ पानी का स्तर बढ़ेगा, तो आप जहाज वहाँ पर ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं। अब देखिए, जो भी समुद्र का किनारा है, जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ का जो भी गंदगी होगी, तो वो ज्वार भाटा जब आता है ना, तो वो गंदगी साफ होकर पूरे सागर में चली जाती है। और मछलियाँ वगैरह जो होती हैं, मछली वगैरह जो मछुआरों के लिए काम आती है, फिर वहाँ पर सागर के आसपास देखेंगे जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर मछलियाँ आ जाती हैं। वो फिर मछलियाँ मछुआरों के लिए उपयोगी होती हैं, तो उनका क्या करें, वो एक दूसरे से ये ज्वार भाटा के लाभ हो रहे हैं ये। अब ज्वार भाटा जब आता है तो वहाँ टरबाइन भी लगा लेते हैं, जैसे बिजली वगैरह बनाते हैं, जैसे रूस में, कनाडा में, है ना, बना रहे हैं, चाइना बना रहे हैं। ये बात है उन्होंने बताइए। अब देखिए महासागरीय धाराएं, क्या महासागरीय धाराएं। तो देखिए, अब ऐसी आपकी यूपीएससी में आंसर अगर पूछ लिया जाए कि ज्वार भाटा, है ना, तो इससे संबंधित लाभ, हानियाँ क्या होगी? हानियाँ ये होगी कि उसके आसपास क्षेत्रों में जो भी बस्ती बस रही होगी तो वो हानि होगी भाई, वो तो टूट फूट जाएगी। ठीक है, जान की भी हानि हो सकती है, माल की तो हानि होगी। फायदा क्या होगा? क्या वहाँ के आसपास की जो भी प्रदूषित जगह है, गंदगी वगैरह फैला रखते हैं, तो वो साफ हो जाएगी, मछुआरों के लिए मछलियाँ आ जाएंगी, वहाँ से टरबाइन लगा करके हम बिजली बना सकते हैं, बंदरगाह पर हम जहाज लेके आ सकते हैं, ये हमारे फायदा हो गए। ठीक है, ये बात है। देखिए, महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। महासागर में जैसी धारा बहती है ना, वो कैसे, महासागर में जो धारा बहती है वो नदी के प्रवाह के समान है, जैसे नदी में जल बहता है वैसी बहती है। ठीक है, ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को, निश्चित मार्ग में निश्चित जल के नियमित प्रवाह को, ठीक है, प्रवाह को दर्शाते हैं। ठीक, महासागरीय धारा दो प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती है। वे हैं, नंबर 1 प्राथमिक बल, जो जल की गति को प्रारंभ करता है। क्या करता है? ये जल की गति को प्रारंभ करता है। तथा नंबर 2 द्वितीय बल, जो धाराओं के प्रभाव को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं, नंबर 1 सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। नंबर 2 है वायु, भाई वायु भी इनकी गति को प्रभावित करती है। नंबर 3 हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण, तथा नंबर 4 होगा कोरियोलिस बल। ये सारे क्या करते हैं? ये सागर की धाराओं को प्रभावित करते हैं ये। ठीक है, सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। देखिए, सौर ऊर्जा, सूर्य से जो भी ऊर्जा मिलती है उसे बोलते हैं सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागर जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जैसे हमारी, हम आपको दिखा दिया पृथ्वी। देखिए, हमारी पृथ्वी ये है, इसकी जो हमारी विषुवत रेखा ये वाली, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जल आसपास के क्षेत्रों से 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। मतलब 8 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? तो 8 सेंटीमीटर जब ऊंचा होगा तो ये जल आपके उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ये जरूर बहेगा। अब पृथ्वी आपकी घूम भी रही है, आपका इस पर कोरियोलिस बल भी लग रहा है, इस पर हवा भी आ रही है, सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है। क्या होगा? जल के तापमान में अंतर आएगा। तो जो भी जल आपके विषुवत रेखा के पास होगा वो आपका गर्म जल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरण पड़ती हैं। और आपके देखेंगे विषुवत रेखा की तरफ आप देखेंगे, यहाँ जल भी आपका 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। पृथ्वी आपकी घूम भी रही है पश्चिम से पूर्व, वायु का प्रभाव भी हो रहा है इस पर, क्योंकि
पूर्वी व्यापारिक पवनें भी तो इस पे बह रही हैं। तो इस वजह से आप देखें इसकी धाराएं हैं, एक प्रवाह धारा निश्चित दिशा में होती है और एक कई हजारों किलोमीटर में होती है। तो जो जल विषुवत रेखा की तरफ से जाएगा वो आपका गर्म जल धारा होगी, और जो जल उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा की तरफ आएगा वो आपकी ठंडी जलधारा होती है। ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये बात हमने आपको बता दी है। देखिए बस यही बात उन्होंने यहाँ पे लिख दी है, ये जो हमने बात बताई आप समझाइए, यही बात इसमें यहाँ पे लिख दी है उसने। ये देखिए, इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव बड़ा ढाल से नीचे की तरफ होता है ना। अब बताओ, एक 8 सेंटीमीटर ऊंचा जल है, तो 8 सेंटीमीटर ऊंचा, अब तो पता है जल उच्च गति से मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है जल, ऊंचे स्थान से निचले स्थान पर जल हमारा बहता है ना, ये तो बात है। तो इन्होंने कहा है देखिए, तथा जल का भाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। तो जो वायु आ रही है वो क्या करेगी, वो जल को गति देगी। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जलदाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रभावित होती है। देखिए ये भी हम आपको बता दें भैया, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। क्योंकि अब देखिए आपकी एनसीईआरटी 11th का ये 13वां अध्याय है, इसके बाद हमारा एक अध्याय और बचेगा, उसको कर लेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करते जरूर है। तो देखिए जैसे हमारी ये पृथ्वी है, जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट है ना, पश्चिम से पूर्व घूमती है हमारी पृथ्वी, वैसे तो घूमती है। अब देखिए, अब इस पर ये लगता है हमारा कोरियोलिस बल लगता है। तो जैसे कोरियोलिस बल लगता है तो हमारी पृथ्वी पर जो भी हवाएं हैं इनकी दिशा चेंज हो जाती है। तो देखिए जैसे हमारे ये जैसे हमारे उत्तरी भाग की बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध की, तो इसकी दिशा घड़ी की दिशा में दाहिनी ओर होती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और आप देखेंगे, और उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है ना, ये बात है। घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी हमारी विपरीत ऐसे होगी, ऐसे यूं करके, और घड़ी दिशा हमारी ऐसे हो गई, ऐसे, ठीक है, ये बात है, ठीक, ये बात है, इसे थोड़ा आप ध्यान रखना। तो जैसे ही आपका पृथ्वी के घूर्णन से आपके पृथ्वी पर कोरियोलिस बल लगता है तो आपके उत्तरी गोलार्ध में आपकी वायु की दिशा घड़ी की दिशा में हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा आपके घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाती है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तथा उनके चारों ओर वहाव को वलय कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहत वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। कैसी? वृत्ताकार, गोल गोल, है ना। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है। ये तो सही बात है, मतलब लिखा सारी चीज सही है, लेकिन ये बात इसलिए सही है क्योंकि जो आपका खारा जल है उसमें घनत्व अधिक होगा, ये बात उन्होंने कर रखा है। तो निम्न खारे जल की अपेक्षा अधिक खारा जल कैसा होगा? सघन होगा। तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है, जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। मतलब जो सघन जल होगा घनत्व अधिक होगा तो नीचे बैठेगा, और जिसका घनत्व कम होगा तो वो ऊपर उठेगा। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ, देखिए, होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान ले लेती हैं। अब देखो इन्होंने इतनी बात लिख दी है इन्होंने। अब जहां मैं क्या कह रहा हूं, देखिए आपकी एनसीईआरटी जो इन्होंने लिखी है ना, ये पता नहीं कैसा क्या है। देखिए इन्होंने जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो चीज समझने वाली है, वो तो बस उन्होंने लिख के काम छोड़ दिया ऐसे ही, समझाया नहीं इन्होंने। बट क्या कर विद्यार्थी खुद करे, जो विद्यार्थी से अपने आप खुद पढ़ेगा तो उसे पल्ले नहीं पड़ेगा क्या लिखा है। अब देखिए उन्होंने कितने अच्छी तरह से उन्होंने ज्वार को समझाया, भाटा को समझाया कितने बढ़िया तरह से। लेकिन जैसे हमारी महासागरीय धाराएं जो हमारी यूपीएससी एग्जाम में पूछ जाती है, उसने देखिए एक चित्र बना करके छाप करके बस 2 बातें उन्होंने लिख दी, बस बताओ ये आपके एनसीईआरटी लेखक ने ये किया है।
चलो इसे पढ़ लेते हैं। महासागरीय धाराओं की विशेषताएं। धाराओं की पहचान उनके प्रभाव से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। वह यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है, तो जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। ठीक है, हम किसी धारा की गति को उसके बहाव के रूप में जानते हैं। बहाव को नोट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। किससे? धारा की शक्ति संबंध उसकी गति से होता है। अब देखिए, ये हमारी क्या है? ये हमारी विषुवत रेखा है। ये हमारी क्या है? ये हमारी विषुवत रेखा है, जहां पर जल गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि हमारा कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में स्थान पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश हमारे साथ पड़ता रहता है और पृथ्वी हमारी ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। और यहाँ से आप देखेंगे जल का स्तर भी 8 सेंटीमीटर दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, निकट। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे विषुवत रेखा भाग है, यहाँ पर जल 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। कितना? 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। तो फिर क्या होता है? अब देखिए, जब ऊपर ऊंचा उठा होता है तो हमारी जो जल है वो उच्च स्तर से निचले स्तर तक की ओर गति करता है। मतलब भाव नीचे, ऊपर से नीचे की ओर होगा भाई, भाव हमारा ऊपर से नीचे की ओर होगा। आपका जल 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो जल आपके उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध में बहेगा। इधर आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और इधर आपकी व्यापारिक पवनें भी यहाँ पर आ रही हैं। क्या आ रही है? यहाँ पर ये व्यापारिक पवनें भी आती हैं हमारी, पूर्वी पवनें, है ना। ये क्या है? ये हमारी व्यापारिक पवनें आती हैं, तो ये जल की गति को और बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारी एक धारा आई, देखिए उत्तर विस्वती धारा। ये क्या है? ये हमारी उत्तरी विस्वती धारा है, उत्तरी विस्वती धारा। एक धारा यहाँ पहुंची आपके मैक्सिको से पहुंच सटी हुई, और ये धारा आप देखेंगे यहाँ टकरा कर ये आपकी मुड़ गई उत्तर की ओर। ठीक है, और ये धारा भी यहाँ पे जाके यहाँ मिल गई आगे टकरा कर, क्योंकि आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अब देखिए, एक धारा हमारी है लेब्राडोर जलधारा। ये हमारी ठंडी जलधारा है, यहाँ पे आके मिल गई। तो जहाँ पर ये लेब्राडोर जलधारा और आपकी गल्फ स्ट्रीम, मतलब इसकी तेज गति होती है ना जल, इसकी धारा की, यहाँ पे आकर जो मिलती है ना, तो यहाँ पर आपके कोहरा होता है, प्लैंकटन होते हैं, मतलब यहाँ पर आपके मछुआरे की गतिविधि अधिक होती है। क्यों? यहाँ पर मछली अधिक पाई जाती है। अब आगे देखिए, एक धारा आपके उत्तरी अटलांटिक अफवाह की तरफ आ गई। एक धारा आपकी यहाँ आई और ये धारा आपकी कनारी जलधारा की तरफ में कन्वर्ट हो गई। देखिए, आपका जो जल है, आपकी पृथ्वी पर जो धाराएं हैं पवनों की, ये आपकी होगी पूर्वी पवनें। तो पूर्वी पवनों द्वारा ये जो ऊपर जल हटा दिया जाता है, ऊपर जल हटा दिया जाता है, तो ये आपका जल ठंडा निकल आता है बाहर, ठंडा। ठीक है, ठंडा निकल आता है। तो ठंडा जल धारा आपकी होगी कनारी धारा। ये भी होता है, लेकिन इसका हमारी जब लेब्राडोर जल धारा है, ये जब आती है तो इसका भी कुछ ठंडा जल यहाँ पर भी आता है। ठीक है ना। और इसके माध्यम से आप देखेंगे, ये आपके पूर्व की जो पवनें होती है, ये भी ऊपर जल को हटा देती है, तो नीचे से ठंडा जल निकल आता है, तो वो भी धारा आपकी ठंडी जल धारा होती है, जो आपकी क्या कनारी जल धारा है। और फिर आपके बृहस्पति रेखा की जलधारा बन गई। इस चक्र ये चलता रहता है। ठीक, अब देखिए बृहस्पति धारा, देखिए दक्षिणी धारा, हाँ दक्षिणी बृहस्पति धारा। देखिए आइए, यहाँ टकराई, ये मुड़ गई उत्तरी तरफ का, उत्तरी तरफ मुड़ गई, ये मुड़ गई। ठीक है, अब देखिए एक हो गई आपकी फोकलैंड धारा। फोकलैंड धारा ये ठंडी जल धारा है, अब मिलेगी तो यहाँ पर कुआरा वगैरह होगा। ठीक है, अब आपका पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी। ठीक है, आपके पृथ्वी पर कोलिस बल भी लग रहा है, तो ये धारा आपकी पश्चिमी की पवन जो बह रही है उसकी माध्यम से आप देखेंगे इसकी दिशा चेंज होगी, होगी पवन पूर्वी तरफ टकरा के। देखिए अब होगी बेगोला धारा। कौन सी बेगोला धारा? अब देखिए इसके द्वारा जो भी जल है, वो इसके द्वारा जो पूरी पवनें आ रही हैं, इसके द्वारा ऊपर के पवन जल को हटा दिया जाता है। जब जल हट जाता है तो नीचे ठंडा जल निकलता है, तो वो ठंडा जल धारा होगी हमारी बेगुला जल धारा। क्या? बेगुला जल धारा। और वैसे भी देखिए, यहाँ से जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ ये जल जा रहा है, यहाँ से भी ठंडा होकर आ रहा है। ठीक है, इस वजह से भी आपकी ठंडी जल धारा बन रही है। तो पूर्वी पवन जो आ रही है ना, पूर्वी पवन ऊपर के जल को हटा देती हैं। जब ऊपर जल हट जाएगा तो नीचे से ठंडा जल निकलेगा, तो जो ठंडा जल निकलेगा वो आपकी ठंडी जल धारा होगी, बेगुला जल धारा। ठीक है, ये देखिए उत्तरी विस्वती जल धारा, ये है ना। देखिए अब ये पार्ट जुड़ा हुआ है। तो जैसे ये धारा आगे गई, ये धारा हमारे आगे गई, तो देखिए ये धारा आकर के टकराई, क्यूरो शिवा धारा होगी, क्यूरो शिवा धारा। ये अब ऊपर से आ रही कौन सी? देखिए ओयो शिवो धारा, ओयो शिवो धारा। तो यहाँ पर भी तो देखिए आपके प्लैंकटन बनेंगे, यहाँ पर भी तो आपके प्लैंकटन बनेंगे, मतलब जो मछली का भोजन है,
अब जहाँ मछली भोजन है तो वहाँ पर आपकी मछलियाँ अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगी, वहाँ पर अधिक मात्रा में मछली उत्पन्न होगी तो वहाँ पर मछुआरे होंगे। तो मछली संबंध जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी क्रिया होंगी, वो आपके ऐसी स्थिति पर होती हैं। इस तरह से आप देखेंगे एक धारा गई कहाँ पर, अलास्का की तरफ मुड़ गई, ये वाली धारा गर्म जल धारा। तो अलास्का की तरफ मुड़ गई तो देखेंगे आप ठंडे जो क्षेत्र है ना, तो इसके वहाँ पर बर्फ वगैरह नहीं जमने देती। क्यों? क्योंकि गर्म जलधारा आई है, ठीक है। और एक जलधारा आपकी ये होगी कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, तो ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। ठीक स्थिति आपकी ये देखिए विस्पति धारा, ये आई ऐसे मुड़ी, ये मुड़ी किसके द्वारा? कोरियोलस बल के द्वारा, ठीक है। देखिए अब आपकी हम्बोल्ट जलधारा, जिसे बोलते पेरू, ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी पूर्वी पवनें इसके जल के ऊपर भाग को हटा देती है, नीचे जल निकलता ठंडा, और इधर से भी आपका जल ठंडा होकर आ रहा है, तो इसलिए हमारी ये जल कैसे होगी? हम्बोल्ट जलधारा, ठंडी जलधारा है। अब देखिए ये देखिए विस्वत धारा ये रही, देखिए ये टकराई होकर एक धारा आ गई अंगुला हासा धारा। अंगुला हासा धारा जो आपके दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका से है ना, मेडागास्कर के अफ्रीका से टकराती हुई, अब देखेंगे ये रही धारा, पश्चिम पवन भाग के द्वारा ये मुड़ गई ऐसे, ऑस्ट्रेलियाई धारा ये रही, और ये आपकी यहाँ पर होगी मिल गई आ गई। और ये भी धारा देखिए अपनी जो दक्षिण के भारत के दक्षिणी भारत में देख रहे हैं ये बार, ये आपकी कैसी है? ये आपकी मानसूनी पवन धाराएं, ठीक है, उस पर डिपेंड है ये। अब देखिए इसको लिख दिया ना, देखिए महासागरीय धाराओं के प्रकार, महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा की व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, ऊपरी जलधारा, महासागर जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागर में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती है। कितनी? 400 मीटर गहराई तक उपस्थित होती हैं। नंबर 2, गहरी जलधारा, महासागर जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है, ठीक है। ये जलधाराएं महासागरों घनत्व व घोरत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। उच्च अक्षांश क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहां गहरी जलधाराएं बहती हैं। क्या? वहां पर गहरी जलधारा बहती हैं, क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है, इस वजह से। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 देखिए, अब जो बात हमने उसमें देखी ना, अब इसी बात को यहाँ पे लिख दिया है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों में होता है, और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। नंबर 2, गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल के क्षेत्रों में पहुंचती हैं, और प्राय महाद्वीपों की गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं, और प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। कहाँ पर? महाद्वीपों के पूर्वी तट है, यहाँ पर ये बहती हैं। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्यम अक्षांशीय क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध में यह जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। प्रमुख महासागरीय धाराएं देखिए, प्रमुख महासागरीय धाराएं, प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं, ठीक है, अत्यधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव वायुमंडलीय प्रभाव से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांश क्षेत्रों में महासागरीय पर वायु पर चक्रवात के रूप में बहती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रभाव उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रभावित होती हैं। देखिए उच्च अक्षांश क्षेत्रों में वायु प्रभाव मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है। कैसे? चक्रवात के रूप में होता है वायु प्रभाव, ठीक है। महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती हैं। मानसून प्रधान देश क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रभाव जलधाराओं के प्रभाव को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। और जो बात हमारी फिगर में पड़ी थी, अब वही बात महोदय जी यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, है ना। तो देखो हमें फिगर अगर हम समझ लेते हैं एक बार में अच्छे से, तो चीज़ हमें आसान से समझ में आती है, ठीक है। और यही भूमिका आपके टीचर की होती है समझाने की। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिका क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र 53 में दर्शाया गया है। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाइए। बताओ हम बनाए हैं?
प्रचलित पवन धाराओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? चित्र 3 से कुछ उदाहरण लें। तो ये आप बताइए, है ना, तो ये आपका काम है। महासागर धाराओं का प्रभाव क्या है? देखिए प्रभाव, देखिए महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। विस्तृत क्षेत्रों को छोड़कर उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होते हैं। यहाँ कोहरा छा जाता है। क्या छा जाता है? कोहरा बन जाता है यहाँ पर भाई साहब, ठीक है। यद्यपि यह क्षेत्र प्राय शुष्क है, मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण वहां एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है, मतलब कम ठंडे होते हैं, ठीक है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती हैं। इसी कारण आप देखेंगे जलवायु गर्म व आर्द्र होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के पथ चक्रवात के क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं, जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन में बढ़ोतरी में सहायक होती है, और जो मछलियों का प्रमुख भोजन है, संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो दोस्तों इस तरह से तो आपका टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। तो ये बात जो हमने बताई है, तो ये बात जैसे इसमें हम आपको एक फिर दोबारा बता देते हैं, क्योंकि अब एक बार आपने पढ़ लिया, अब इसको एक बार फिर हमारे साथ समझ लीजिए एक बार, ठीक है। फिर समझ लो एक बार, हम आपको फिर दोबारा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको पता है जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो हमारा लगता है कोरियस बल लगता है। और आपको यह भी पता है कि हमारे 0 अंश से लेकर 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 30 अंश दक्षिण अक्षांश के बीच में, यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में आपकी पूर्वी पवनें प्रवाहित होती हैं। तो जैसे जैसे पूर्वी पवनें आपकी प्रवाहित होगी, तो आपको पता है कि सागर के ऊपर से गुजरती है, तो सागर के ऊपर के जलों को बहाकर अलग कर देती है, फिर नीचे से ठंडा पानी बाहर ऊपर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको केवल एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, एक चीज़, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता करके आपकी समझा दे रहा हूँ बात। देखिए आपको पता है कि हमारा विषुवत क्षेत्र है, ये वाला है ना, 30 अंश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में आपका सूर्य रहता है, सूर्य का प्रकाश रहता है, इसलिए यहाँ का पानी गर्म रहता है। दूसरी बात यह है कि आपके पूर्वी पवन जो आती हैं, यहाँ पर पूर्वी पवनें, तो ये अपने साथ जल को भाग लेके आती हैं और ये जल लाकर के यहाँ इकट्ठा कर देती है। इसका जो सागर का जल है ना विषुवत रेखा पर, ये आपका 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। कितना? 8 सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता है कि हमारा जल ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की तरफ बहता है, ठीक है। तो आपका ये जल विषुवत रेखा से लेकर के दक्षिणी ओर, ये उत्तरी ओर और दक्षिणी ओर भी बहेगा। तो जो उत्तरी तरफ बह रहा है तो होगी आपकी उत्तरी विषुवत जलधारा, ये आपकी जलधारा बनेगी। टकराई, यहाँ टकराई, गलती है ना, बनेगी यहाँ पर। ऊपर से आपकी आएगी कौन सी? लेब्राडोर जलधारा, ये रही, ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठंडी। और ये आपकी उत्तरी विषुवत जलधारा, ये आपकी गर्म है। तो जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ टकराती हैं, तो वहाँ पर आपके प्लैंकटन बनते हैं, और प्लैंकटन को मछलियाँ खा लेती हैं, मछलियों का भोजन है। तो वहाँ पर मछलियाँ अधिक मतलब उत्पन्न होती हैं, तो वहाँ पर मछुआरों के काम, जो भी मछली से संबंधित जो भी काम होंगे, तो वहाँ पर अधिक मात्रा में यहाँ होते हैं। अब देखिए उत्तरी अटलांटिक जलधारा ये रही, ऊपर चली गई। अब एक जलधारा पर इधर मुड़ गई, क्यों? क्योंकि इस पर लग रहा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल की वजह से आपके इसकी धारा गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है, ये बात है। तो अगर कोरियोलिस बनना लगता तो ये धाराएं न बनती। समस्थिति यही है, देखिए ब्राजील धारा है ना, पश्चिमी पवन भा, और ये बेंगुला जलधारा। ये मुड़ क्यों गई ऐसे? मुड़ इसलिए गई क्योंकि ये जो दिशा है ना, ये किसकी दिशा है? ये आपके कोरियोलिस बल की वजह से इसकी जलधारा की दिशा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में है, ठीक है। इस वजह से अब देखिए विषुवत रेखा जलधारा गर्म है, अब ये टकराई ब्राजील से, तो इसका नाम होगा ब्राजील जलधारा। अब ऊपर से आ रही है फॉकलैंड जलधारा, यहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके प्लैंकटन पाए जाएंगे, ठीक है। अब आपका लग रहा है कोरियोलिस बल, तो इसकी दिशा चेंज हो गई, तो पश्चिमी पवन प्रभाव बोलते हैं इसे हम, दिशा चेंज, तो यहाँ पर होगी बेंगुला जलधारा। अब आपकी बेंगुला जलधारा आपके उत्तरी साइड से गई है, ठंडी जलधारा है,
और आपके देखें पूर्वी पवन जो आती है ना, पूर्वी पवनें ये ऊपर के जल को हटा देती हैं, तो नीचे ठंडा जल निकल आता है, ठंडा जल है ना, तो ये हमारा जल क्या बन जाता है, बेगुना जल धारा, ठंडा होता है। ये प्रक्रिया यहाँ पर है, ये प्रक्रिया यहाँ पर है, यही यहाँ पर है, ये हर जगह है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझाई होंगी और हमने आपको समझाने की हर चीज़ को कोशिश की है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे लाइक करें दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये आपको पढ़ना जरूरी है। चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। तो इसके बाद हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसे अपने दोस्तों में भेजें, जो बच्चा क्लास 11वीं पढ़ रहा हो उसको भेजें। ठीक है, तो आज की तरह रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से करें। थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय।